ओके सो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ वापस आए हैं। आज हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है हिस्ट्री एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि हिस्ट्री क्या होता है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि हिस्ट्री मतलब क्या होता है। मैं वापस से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हिस्ट्री मतलब क्या होता है। सो हिस्ट्री इज अ scientific study. What is history? Is a scientific study of past events. याद आया? हमने ये डेफिनेशन किया था हिस्ट्री का। हिस्ट्री क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। साइंटिफिक स्टडीज मैंने बताई थी, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, वो भी एनीवेयर एनी टाइम, और उसका रिजल्ट क्या आएगा? सेम। और जिसपे हम लोग क्या कर सकते हैं? रिलायबल हो सकते हैं, मतलब भरोसा कर सकते हैं। रिलायबल मतलब भरोसा कर सकते हैं। तो ये कौन सा मेथड हुआ? साइंटिफिक मेथड। और इस मेथड से हम क्या पढ़ते हैं? पास्ट इवेंट्स। मतलब पास्ट मतलब जो हो चुका है, और इवेंट्स क्या होती हैं? घटना होती है। और इस सब को हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। वापस से, हिस्ट्री इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। ओके। और साइंटिफिक मतलब क्या होता है? रिसर्च, एक्सपेरिमेंट, अच्छे से एग्जामिन करना, जानना, और उसके बाद हम लोग उस पर क्या हो सकते हैं? रिलायबल, भरोसा कर सकते हैं, और पता लगा सकते हैं कि वो फैक्ट है या नहीं, मतलब सच है या नहीं। और हम लोग साइंटिफिक मेथड से क्या पढ़ते हैं? पास्ट इवेंट्स, जो इवेंट्स हो चुकी हैं। अभी हम लोग ने देखा हिस्ट्री का डेफिनेशन, हिस्ट्री क्या होता है। तो अब देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम क्या होता है। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? अब देखते हैं कि कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है। तो देखो, कॉन्सेप्ट मतलब ये होता है कि क्या आइडिया है, हमारी क्या समझ है टाइम को लेके। सो इट इज अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज कॉन्सेप्ट? मीन्स अंडरस्टैंडिंग और एन आइडिया। अंडरस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं और आइडिया भी बोल सकते हैं। मतलब हम लोग टाइम को कैसे समझते हैं, उस चीज को हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो अभी चैप्टर की हेडिंग क्लियर है कि हिस्ट्री क्या होता है और कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम क्या होता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं और क्या क्या चीज कवर होने वाली है। ओके। अभी हम लोग इधर ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके। 2.1 जिसमें हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ टाइम एंड टाइमलाइन। मैं आपको सिर्फ अभी रीड करके बता रही हूँ, इसकी हेडिंग को मैं एक्सप्लेन भी करूंगी जब हम लोग एक एक चीज को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट थिंग हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो है 2.2 मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम। किस तरीके से हम लोग टाइम को मेजर कर सकते हैं, मतलब माप सकते हैं, जान सकते हैं। और मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम, और कौन से मेथड से, कौन से तरीके से हम लोग टाइम को मेजर कर सकते हैं। थर्ड थिंग हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है हिस्टोरिकल पीरियड्स। किस तरीके से हम लोग अगर टाइम को मेजर कर लेते हैं, किसको? टाइम को मेजर कर लेते हैं, तो जो पुरानी चीजें हुई हैं, पुराने इवेंट्स हुए हैं, उसको हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं। तो उसको हम लोग हिस्टोरिकल पीरियड्स बोलेंगे। फोर्थ थिंग हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे साइंटिफिक मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम एंड एस्टैब्लिशिंग एज।
साइंटिफिक मेथड से हम लोग कैसे टाइम को मेजर कर सकते हैं, और इस्टेब्लिश मतलब किस तरीके से हम लोग डेट दे सकते हैं। इस्टेब्लिश मतलब देना, एक चीज को बनाना, बताना। ओके, एज डेटिंग, डेट दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम लोग इस पे फोकस करते हैं जो हमारा 2.1 है, और मैं आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ कि डिवीजन ऑफ टाइम एंड टाइमलाइन मतलब क्या होता है। ओके, तो डिवीजन ऑफ टाइम एंड टाइमलाइन, डिवीजन मतलब किस तरीके से डिवाइड है, किस तरीके से अलग अलग क्या है, नाम दिए गए हैं टाइम को, किस तरीके से हम लोग ने टाइम को बांटा है, डिवाइड किया है। ओके, और टाइमलाइन मतलब क्या होता है, ये बहुत ही न्यू वर्ड है हमारे लिए। तो हम लोग देखते हैं कि टाइमलाइन मतलब क्या होता है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1927 में महात्मा ज्योतिबा फुले बॉर्न हुए थे। मतलब ये साल महात्मा ज्योतिबा फुले बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे। ओके, 1948 में उन्होंने एक स्कूल खोला। क्या खोला? स्कूल खोला। ओपन्ड स्कूल। ओके, और फिर और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने की। एक और ले लेते हैं, 1972 में उन्होंने एक बुक लिखा। क्या लिखा? बुक लिखा। और 1972 में ही उनकी डेथ हो गई थी, मतलब वो मर गए। ओके, तो वो बॉर्न हुए, उन्होंने स्कूल खोला, उन्होंने एक बुक लिखी, और 1972 में उनकी डेथ हो गई। तो ये क्या है? पहले 1927 एक टाइम, फिर दूसरा टाइम 1948, फिर तीसरा टाइम 1972, फिर चौथा टाइम भी 1972। तो ये क्या है? हम लोग ने एक ऑर्डर में रखा है, मतलब इसके बाद ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकेंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, और ये फोर्थ नंबर पे। तो जिस तरीके से हम लोग ने एक ऑर्डर में रखा है, जैसे हम ABCD पढ़ते हैं, तो हम लोग A के बाद F नहीं लिख सकते हैं। ओके, उसका क्या है? ऑर्डर है। A के बाद क्या आएगा? B आएगा। तो एक ऑर्डर है। तो जब हम लोग टाइमलाइन बोलते हैं, तो जब भी हम लोग कुछ लिखते हैं हिस्ट्री में, ओके, तो हम लोग उसको क्या करते हैं? एक सीक्वेंस में, मतलब इसके बाद ये, इसके बाद ये, मतलब जो पहले हुआ है वो पहले लिखेंगे, उसके बाद जो हुआ है वो उसके बाद लिखेंगे, और इसी चीज को हम लोग टाइमलाइन कहते हैं। और ये मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया है। मतलब टाइमलाइन का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए, अ टेबल लिस्टिंग events in sequence, एक ऑर्डर में, एक लाइन में, उसको हम लोग बोलते हैं टाइमलाइन। समझा? टाइमलाइन मतलब टेबल, ये एक टेबल की तरह है। लिस्टिंग, लिखा हुआ है, लिस्ट किया हुआ है। इवेंट्स इन सीक्वेंस, एक ऑर्डर में। ओके, आई होप टाइमलाइन का मतलब क्या होता है क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपनी महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक निकाल के बैठिए, क्योंकि मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक से इसलिए पढ़ाना चाहती हूँ कि जब आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक रीड करें तो उसमें कोई भी वर्ड जो आए जिसका मतलब आपको नहीं पता रहेगा, तो अभी वो क्लियर हो जाएगा। इसके लिए हम लोग टेक्स्ट बुक से पढ़ने वाले हैं, वर्ड टू वर्ड हम लोग जाएंगे कि किसका क्या मतलब है। तो जब हम लोग टेक्स्ट बुक खोले तो कुछ ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ न्यू है, ऐसा होना चाहिए कि हमें सब पता है। तो मैं रीड भी करूंगी और एक्सप्लेन भी करूंगी। इसमें थोड़ा टाइम जाएगा, बट ये आप लोग के लिए ही अच्छा है, क्योंकि आप लोगों को इन डेप्थ पता चलेगा कि हमें क्या करना है। ओके, सो
देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिकॉनिंग टाइम। मतलब टाइम को पढ़ने के लिए बहुत ही अलग अलग मेथड्स हैं। रिकॉनिंग क्या स्पेलिंग है? RECONING, रिकॉनिंग, रिकॉनिंग टाइम। ओके, रिकॉनिंग मतलब होता है काउंटिंग, रिकॉनिंग मतलब होता है काउंटिंग। सो टाइम को पढ़ने के लिए देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू स्टडी और टू रिकॉनिंग टाइम। देयर आर डिफरेंट मेथड्स, अलग अलग मेथड्स हैं। ओके, डिफरेंट मेथड्स। आई होप डिफरेंट मतलब समझा होगा, और रिकॉनिंग मतलब होता है काउंटिंग, काउंट करना, पता करना, ओके, मेजर करना, उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉनिंग। ओके, और टाइम क्या है? टाइम इज कंटिन्यूअस। टाइम क्या है? कंटिन्यूअस, मतलब टाइम कभी रुकता नहीं है, वो चलते ही रहता है। ओके, सो ये क्लियर हुआ? सो देखो, the method that we use for recurring time depends on our purpose for dividing it and manner in which we do it। मतलब टाइम को पढ़ने के लिए जो हम लोग मेथड यूज करते हैं वो किस चीज पे डिपेंड करता है, किस बेसिस पे बनता है? तो वो किस बेसिस पे बनता है? हमारे पर्पस के ऊपर, आर पर्पस। और सेकंड किस चीज पे बनता है? ये तो फर्स्ट हुआ, हमारे पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग टाइम को कैसे डिवाइड करेंगे। और सेकंड थिंग ये है कि वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि हम लोग उसको किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज मैनर। ओके, क्या बोलते हैं? मैनर। इससे ये दोनों चीज से हम लोग क्या करते हैं, इससे क्या डिपेंड करता है? मेथड we use to divide time। मेथड मतलब तरीका, टाइम डिवाइड करने के लिए किस चीज पे डिपेंड करता है? ये दो चीज पे। और ये दो चीज क्या है? आर पर्पस एंड मैनर। अब मैं बताती हूँ कि आर पर्पस मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग को जानना है कि वो टाइम पीरियड में क्या हुआ, लेकिन हम लोग को उसमें से सब चीजें नहीं जाननी है, हम लोग को सिर्फ कुछ कुछ चीजें जाननी है कि क्या हुआ था। तो हमें क्या जानना है? दैट इज आर पर्पस, हमारा पर्पस है। और हम लोग उसको कैसे करते हैं, किस तरीके से पता लगाते हैं, वो हमारा मैनर है, हमारा तरीका रहेगा। तो क्लियर हुआ? तो मेथड जिससे हम लोग टाइम डिवाइड करते हैं वो किस चीज पे डिपेंड करता है? ये दो चीज पे, जो हमारा पर्पस होगा और जो हमारा मैनर होगा। ओके, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं जो आपके बुक में भी दी गई है, रीड करें। फॉर एग्जाम्पल, एट सनराइज, जब सन राइज होता है, जब सन उगता है, ठीक है, ऊपर आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सुबह होने वाली है। क्या होने वाली है? सुबह होने वाली है। तो मतलब मॉर्निंग। तो जो सुबह होने वाली है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉर्निंग। और जब सन सेट होता है, जब सन नीचे जाता है, डूबता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? अंधेरा हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? नाइट। क्या होने वाली है? रात होने वाली है। तो जब सनसेट होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इवनिंग। तो ऐसे दो अलग अलग वे में हम लोग क्या कर रहे हैं? टाइम को डिवाइड कर रहे हैं, पीरियड को डिवाइड कर रहे हैं। मतलब सुबह से लेके सुबह से जब सूरज उगा है तब से लेके जब सूरज डूब रहा है, फिर सूरज डूबने के बाद फिर सूरज उगेगा। तो ये क्या है? एक पीरियड है। क्या है? एक पीरियड, मतलब एक टाइम, इतने बजे से इतने बजे तक को हम एक पीरियड बोलते हैं।
अ पोर्शन ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियड. क्या बोलते हैं? पीरियड. फॉर एग्जाम्पल आपका लेक्चर, फॉर एग्जाम्पल स्कूल में हमारा लेक्चर होता है, पीरियड होते हैं, तो 10 बजे स्टार्ट होता है, समझिए 10 बजे स्टार्ट होता है और 10:30 को खत्म होता है. तो ये क्या हुआ? एक पीरियड हुआ. मतलब इतने बजे से लेके इतने बजे तक मेरा इंग्लिश का पीरियड होता है. समझे? पीरियड मतलब क्या होता है? एक टाइम से लेके दूसरे टाइम तक क्या कर रहे हैं हम लोग, उस चीज को हम लोग पीरियड बोलेंगे. क्या बोलेंगे? पीरियड. क्लियर हुआ? वापस से देखिए, सनराइज जब होती है तो उजाला आता है, तो हम लोग उसको क्या नाम दिए हैं? मॉर्निंग. ओके. सनसेट होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? अंधेरा हो रहा है. तो अभी क्या हो गई? शाम हो गई है, इवनिंग. थोड़ी देर में रात भी हो जाएगी, नाइट भी हो जाएगा. ओके. अब कॉन्सेप्ट आता है कि पीरियड मतलब क्या होता है. तो पीरियड मतलब ये होता है अ पोर्शन ऑफ टाइम. मतलब कितना टाइम, कितना टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड. जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि 10 बजे आपका इंग्लिश का लेक्चर, इंग्लिश का क्लास चालू होता है और 10:30 बजे क्या होता है? खत्म होता है. तो ये क्या हो गया मेरा? इतना टाइम. अ पोर्शन ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियड. क्लियर है? पीरियड मतलब क्या होता है? तो जैसे हम लोग ने देखा कि डे और नाइट मतलब मॉर्निंग और इवनिंग, तो मतलब एक दिन में दो पार्ट में हमारा दिन, जिसको दिन बोलते हैं, और एक है नाइट. तो ये दो पार्ट में हमारा क्या है? दिन डिवाइड है. ओके. अब हम देखते हैं कि ये डे और नाइट का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब ये चीज, ये कैसे आया है. ओके. कैसे? तो इसमें मैं आप लोग को एक शॉर्ट वीडियो भी दूंगी जिससे आप लोग को अर्थ का प्रॉपर रोटेशन कैसे होता है, प्रॉपर रिवोल्यूशन कैसे होता है, वो बहुत अच्छे से समझेगा. ओके. बट मैं भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ध्यान देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बुक हाथ में लीजिए, रीड भी करना है. ओके. ओके. Our earth rotates around its axis at a certain speed. हमारा जो अर्थ है, अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस at certain speed. ओके. जो हमारा अर्थ है वो रोटेट होता है, मतलब घूमता है, अराउंड इट्स एक्सिस. अब एक्सिस मतलब क्या होता है? सो एक्सिस मतलब होता है एन इमेजिनरी लाइन. इमेजिनरी मतलब होता है जो सच में नहीं होता, सिर्फ हम लोग सोचते हैं. तो जो अर्थ है वो खुद के, फॉर एग्जाम्पल अर्थ सर्कल नहीं है, ओवल है. ओवल भी नहीं बोल सकते, उसका कोई शेप प्रॉपर बताया नहीं गया, तो अर्थ सर्कल नहीं है. तो फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है. ओके. सो अर्थ जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी है, थोड़ी सी ऐसे टिल्टेड है. ओके. तो फॉर एग्जाम्पल एक लाइन बनाया मैंने. ओके. तो जो अर्थ है वो ऐसे घूम रही है लाइक फ्रॉम ये डायरेक्शन से ये डायरेक्शन. इसमें आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है, बट मैं एक वीडियो डालूंगी जिसमें आप लोग को पक्का कैसे अर्थ रोटेट होती है उसको बोलते हैं. तो जो वैसे अपने में ही राउंड लेती है. ओके. रिवोल्यूशन क्या होता है, जिसको
हम लोग रिवॉल्व भी बोलेंगे। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा है सन। क्या है? सन, SUN, सन है। ओके, और ये है हमारा ऑर्बिट। क्या है? ऑर्बिट है। ऑर्बिट मैंने कल बताया था। ऑर्बिट का मतलब मैंने बताया था, ऑर्बिट मतलब एक फिक्स्ड पाथ होता है। फिक्स्ड मतलब जो कभी भी चेंज नहीं होता है, तो ये फिक्स्ड वे को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे है अर्थ। क्या है? अर्थ। तो जब अर्थ सन का पूरा चक्कर लगाता है, ओके, सन के आसपास जब वो घूमता है, तो हम लोग उसको रिवॉल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवॉल्व, जिसका हम लोग के बुक में लिखा हुआ है, सिमिलरली इट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। एक तो वो खुद में भी घूमता है और दूसरा वो सन के पास में भी घूमता है। तो रोटेट मतलब खुद में घूमना और रिवॉल्व मतलब सन के आसपास घूमना। तो रोटेट मीन्स अर्थ रोटेट अराउंड इट्स own axis, its own axis, okay, that is known as rotation. And revolve is when earth rotates around the sun, is called revolve. क्लियर हुआ? रोटेट और रिवॉल्व मतलब क्या होता है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या है। जब अर्थ पूरा, तो जैसे कि हम लोग ने EVS पार्ट 1 में पढ़ा था, जो पहला वीडियो, सेकेंड वीडियो जो मैंने अपलोड किया है, उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि सन के पास खुद की लाइट होती है। सन हैज इट्स ओन लाइट। ओके, तो अब हमें ये जानना है कि डे और नाइट कैसे होता है। ओके, तो जैसे आप देख रहे हैं ये अर्थ है, ठीक है, तो जो इतना पार्ट है अर्थ का, जो सन के बहुत ज्यादा क्या है, क्लोज है, तो जो सारी रेज है वो कहाँ पे आ रही है? ये वाले पार्ट में। तो ये वाले पार्ट में क्या होगा? डे। और जहां पे ये वाले पार्ट में जब सन की रेज नहीं आ रही हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? नाइट। क्या बोलेंगे? नाइट। होप अब क्लियर होगा कि डे और नाइट कैसे होते हैं, किस तरीके से। तो जब अर्थ थोड़ा सा सन की तरफ टिल्ट करती है, थोड़ा मुड़ती है, तो उस जगह पे डे होगा, और जो जगह पे वो टिल्ट नहीं होती है वो क्या होता है? वो जगह पे नाइट होता है। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, रोटेट्स अराउंड इट एक्सिस, दैट पार्ट ऑफ सरफेस which turns toward the sun becomes bright. जो मैंने बोला कि जो पार्ट ऑफ द अर्थ सन की तरफ क्या करती है? फेस करती है टूवर्ड्स द सन, देन ये पार्ट क्या होगा? ब्राइट होगा, मतलब उजाला होगा। एंड दैट पार्ट विच डज नॉट, देयर विल बी नो लाइट, मतलब वहां पे क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा। ओके, देयर विल बी डार्कनेस, यहाँ पे क्या होगा? डार्कनेस मतलब अंधेरा। ओके, सो द अर्थ टेक्स 24 hours to complete one rotation around its axis. तो जो अर्थ है उसको कितने आवर्स लगते हैं? 24 आवर्स, मतलब खुद में घूमने के लिए, हाँ, पूरा सन का राउंड लेने में नहीं, खुद में घूमने के लिए, जिसको हम लोग रोटेट बोलते हैं, तो उसको खुद में रोटेट करने के लिए कितने आवर्स लगते हैं? 24 आवर्स। हाउ मेनी आवर्स? 24 आवर्स लगते हैं। और ये 24, एक मिनट, अर्थ टेक्स हाउ मेनी आवर्स? कितने आवर्स लगते हैं? 24 आवर्स। कितने आवर्स लगते हैं? 24 आवर्स टू रोटेट। ओके, जिसमें से
12 आवर्स 12 घंटे डे टाइम होता है, मतलब सुबह का टाइम जब क्या होता है, सब ब्राइट होता है, उजाला होता है, और 12 आवर्स फॉर नाइट टाइम जब अंधेरा होता है, और ये दोनों को मिला के हमारा 24 आवर्स होता है। ओके, नेक्स्ट इज, तो ये क्लियर हुआ। अब हम लोग ने सब चीजों को, सब टाइम को एक एक नाम दिया है। तो 7 डेज हम लोग ने हरदम स्टडी किया है, 7 डेज ऑफ द वीक, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। तो 7 डेज को हम लोग क्या बोलते हैं, वीक। क्या बोलते हैं, वीक। ओके, तो जब 2 वीक्स होता है, 2 वीक्स मतलब 2 हफ्ते, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्टनाइट। क्या बोलते हैं, फोर्टनाइट। और जब 4 वीक्स होता है, क्या होता है, 4 वीक्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 मंथ, मतलब 1 महीना। तो जैसे हम लोग सबको अलग अलग नाम दिए हैं, वी हैव डिवाइडेड इट इनटू डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम में डिवाइड किए हैं। तो 7 डेज मतलब 7 दिन, तो 1 वीक। 2 वीक्स 2 मतलब 2 बार 7, 7 7 14 डेज को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्टनाइट। क्या बोलेंगे, फोर्टनाइट। और 4 वीक्स मतलब 7 7 7 7 विल बी 1 मंथ। कितना मंथ, 1 मंथ। और जब ये 1 मंथ मिलते हैं, मतलब जब 12 मंथ्स साथ में होते हैं, ओके, तो क्या बनता है, 1 ईयर। क्या बनता है, 1 ईयर, 1 साल बनता है। और जब 1 ईयर जो होता है, 1 ईयर, ठीक है, 12 मंथ्स का क्या बनता है, 1 ईयर। और जब 100 ईयर्स होते हैं, 100 ईयर्स, तो उसको हम लोग सेंचुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंचुरी। और जब 1000 ईयर्स बनते हैं, चले जाते हैं, तो उसको हम लोग मिलीनियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिलीनियम। वापस देखते हैं, 7 डेज को हम वीक बोलते हैं, ओके, 2 वीक्स को हम फोर्टनाइट बोलते हैं, 4 वीक्स को हम 1 मंथ बोलते हैं, 12 मंथ्स को हम 1 ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 ईयर। वेट जस्ट अ सेकेंड, 12 मंथ्स को हम 1 ईयर बोलते हैं, ओके। और 100 ईयर्स को, 100 साल जब चले जाते हैं, तो हम लोग उसको सेंचुरी बोलते हैं। और जब 1000 ईयर्स, कितने, 1000 ईयर्स जब बनते हैं, तो हम उसको मिलीनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिलीनियम, ओके। और ये सबको, और जिस तरीके से ये टाइम डिवाइड हुआ है, द डिविजन ऑफ दिस टाइप ऑफ टाइमिंग इज कॉल्ड एज यूनिलीनियर। क्या बोलते हैं, यूनिलीनियर। डिविजन ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिलीनियर डिविजन ऑफ टाइम। ओके, क्लियर। ओके, सो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो न्यू कॉन्सेप्ट है, कॉमन एरा, जिसको हम लोग क्रिश्चियन एरा भी बोलते हैं। एरा मतलब होता है टाइम, पीरियड। एरा मीन्स पीरियड, ओके।
सो ये जो है ये भी एक तरीका है. दिस इज ऑल्सो वन मेथड ऑफ स्टडिंग टाइम. ओके, और ये जो मेथड है ये किसके अंदर आता है? इट कम्स अंडर यूनिलीनियर डिविजन ऑफ टाइम. ओके, तो कॉमन एरा और क्रिश्चियन एरा is a method or method to study time, and this method, और ये method कौन से के अंदर आता है? यूनिलीनियर डिवीजन ऑफ टाइम. यूनिलीनियर मतलब एक सीरियल ऑर्डर में जब हम लोग टाइम को पढ़ते हैं. सीरियल मतलब इसके बाद ये फिर ये फिर ये, हम लोग एक पीरियड से दूसरे पीरियड पे डायरेक्ट जंप नहीं करते हैं. इसके बाद ये हुआ है, ऐसे ऐसे हम स्टडी करते हैं, और ये बहुत पहले से ही चले आ रहा है. तो दिस मेथड इज नोन एज यूनिलीनियर डिवीजन ऑफ टाइम. गॉट इट? नेक्स्ट थिंग इज ओके, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि टेक्स्ट बुक निकालना है, उसको पढ़ना भी है. सो सी, इन द यूनिलीनियर डिवीजन ऑफ टाइम, years that follow one another are arranged in serial order. मतलब एक के बाद एक are arranged in serial order. ठीक है, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, उस तरीके से अरेंज है. In history books also, a chain of events that follow one after other is presented in linear and serial manner. मतलब ये जो तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, सेम तरीका हम लोग के हिस्ट्री के बुक में भी है. तो जब भी हम लोग कोई हिस्टोरिकल इवेंट मतलब कोई हिस्ट्री का इवेंट स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो भी किस मैनर में है? सीरियल मैनर में है. मतलब वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर. ओके, समझा ये? नेक्स्ट थिंग इज, फॉर दिस वी यूजुअली रेफर टू कॉमन एरा और क्रिश्चियन एरा, written in short as CE or AD, that is Anno Domini, which means in the year of our Lord. Okay, see. तो जब हम लोग इस मेथड से टाइम को डिवाइड करते हैं तो हम लोग उसको किस तरीके से लिखते हैं? सो एज वी कैन राइट एज CE, जिसका मतलब होता है कॉमन एरा. क्या होता है? कॉमन एरा. और वी कैन राइट एज CE का कॉमन एरा भी बोल सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो से क्रिश्चियन एरा. दोनों चीज यहाँ पे रेफर हो रही है. ओके, एंड ऑल्सो वी कैन से AD. अब AD क्या है? सो A refers to Anno and D means Domini. वापस देखिए, तो हम लोग इस एरा के बारे में, इस पीरियड के बारे में जब पढ़ते हैं तो हम लोग टाइम को CE या AD से पढ़ेंगे. ओके, तो CE का है कॉमन एरा, और हम लोग उसको क्रिश्चियन एरा भी बोल सकते हैं. ओके, और या तो हम लोग AD भी बोल सकते हैं. AD मतलब होता है एनो डोमिनी. A का फुल फॉर्म है एनो, D का फुल फॉर्म है डोमिनी. अब इसका मतलब क्या होता है? दिस मीन्स इन अ टाइम ऑफ आर लॉर्ड, हमारे लॉर्ड के टाइम पे, हमारे लॉर्ड के टाइम पे, सॉरी, हमारे लॉर्ड के टाइम पे मतलब जब हमारे लॉर्ड, हमारे भगवान थे, उस टाइम पे, उस टाइम से जब से हम ये पढ़ रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे एनो डोमिनी, विच मीन्स इन अ टाइम ऑफ आवर लॉर्ड.
क्रिश्चियन लोगों के भगवान के टाइम पे जब ये चालू हुआ था तब हम लोग पढ़े हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे एंड क्रिश्चियन मतलब जो क्रिश्चियन हम लोग देखते हैं आज वो क्रिश्चियन एक रिलीजन है। तो उस टाइम पे जब उनके लॉर्ड उनके जब भगवान हुए थे पैदा हुए थे तब के टाइम पे इस चीज को इस तरीके से रेफर किया जाता था और तब से हम लोग अभी तक ये चीज को CE और AD ऐसा पढ़ते आ रहे हैं। आई होप ये क्लियर होगा। तो कॉमन एरा और क्रिश्चियन एरा भी हम CE को बोल सकते हैं और AD जिसको हम एनो डोमिनी मीन्स जब हमारे लॉर्ड बॉर्न हुए थे तब। तो ये हम लोग का किस तरीके से हम लोग लिखेंगे ये है। अब हम लोग इस चीज को कैसे डिवाइड करेंगे टाइम को, किस तरीके से हम लोग टाइम को पढ़ेंगे कि कब क्या और कैसे टाइम देना है। ओके और देखिए अभी क्या है, रीड करते हैं। द कैलेंडर वी यूज टूडे इज बेस्ड ऑन क्रिश्चियन एरा, मतलब उस टाइम के ऊपर वो बेस्ड हमारा आज का कैलेंडर है। ओके द फर्स्ट ईयर ऑफ दिस एरा, फर्स्ट ईयर पहला साल ये एरा का ये टाइम का किससे डिनोट होता है, 1 से। किससे, 1 2 3 मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है। ओके एंड सो फर्स्ट 100 ईयर लिखना है हमें। क्या लिखना है, फर्स्ट 100 ईयर। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 100 CE और AD मतलब पहले साल से 100 साल तक कौन से टाइम पीरियड के, क्रिश्चियन एरा के, या तो कॉमन एरा के या तो एनो डोमिनी एरा की पढ़ाई के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। मतलब ये उस टाइम की बात है। जब भी हम लोग को CE और AD दिख जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये कौन से टाइम की बात हो रही है, मतलब ये क्रिश्चियन एरा के टाइम की बात हो रही है। और सेम तरीके से अगर मुझे ये लिखना है कि फर्स्ट 1000 years, ओके फर्स्ट 1000 years ऑफ कॉमन एरा, तो हाउ आई विल राइट, फर्स्ट 1000 years ऑफ AD। तो ये तरीके से हम लोग लिखेंगे, ये तरीके से हम लोग डिनोट करेंगे, बताएंगे कि ये क्रिश्चियन एरा की बात हो रही है, मतलब जब क्रिश्चियन लोग के गॉड थे तब की बात हो रही है। ओके तो इससे हम लोग टाइम को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये कौन से टाइम की बात हो रही है, किस समय की बात हो रही है। आई होप ये क्लियर होगा। ओके सो अभी हम लोग ने ये देखा कि जब क्राइस्ट बॉर्न हो गए थे, जब क्रिश्चियंस के गॉड बॉर्न हो गए थे, तो उस टाइम को हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉमन एरा और क्रिश्चियन एरा। लेकिन उससे पहले के पढ़ाई को, उससे पहले के टाइम को हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो उससे पहले के टाइम को हम लोग बिफोर कॉमन एरा या तो बिफोर क्रिश्चियन एरा पढ़ेंगे। ओके क्या पढ़ेंगे, बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्रिश्चियन एरा मतलब पहले, बिफोर मतलब पहले। तो इसको हम लोग किस तरीके से डोनेट करेंगे, BCE means before common era or we can say before Christ। ओके इसको हम लोग डिनोट करेंगे BC से। तो हम लोग या तो BCE लिख सकते हैं या तो BC भी लिख सकते हैं। तो जब भी BCE रहेगा तो मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब बिफोर कॉमन एरा, और बिफोर क्रिश्चियन एरा मतलब लॉर्ड बॉर्न होने से पहले, और बिफोर क्राइस्ट मतलब भी वही होता है, पहले। ओके तो इस तरीके से हम लोग डोनेट करेंगे। लेकिन इसमें एक चेंजेस है, क्या है रीड करके बताते हैं स्टार्टिंग से। The period before common era is known as before common era।
कॉमन एरा के पहले के टाइम को बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं, और वी कैन से बिफोर क्राइस्ट. ओके, द years of this period are counted and written in reverse order. किसमें लिखते हैं? रिवर्स. काउंटेड गिना जाता है, एंड written in reverse order. मतलब क्या होता है? रिवर्स मतलब होता है उल्टा. तो फॉर एग्जाम्पल कॉमन एरा में हम क्या करते थे? 1 से 100 मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे जाता था, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा में जो सीई था हमारा. लेकिन जब हम लोग बिफोर क्राइस्ट या बीसीई की बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है. मतलब अब क्या होगा? 100 to 1 स्टडी होगी. क्या होगी? 100 to 1. मतलब अगर बिफोर कॉमन एरा टाइम चालू होगा तो वो किससे चालू होगा? 100, 99, 98 ऐसे 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 करते करते वो नीचे जाते रहेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, ठीक है. और जो हमारा कौन सा टाइम था? क्रिश्चियन एरा, वो किस में जा रहा था? असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा था. समझ में आया? और अच्छे से हम क्लियर करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग को मिलीनियम लिखना है. मिलीनियम क्या होता है? 1000 years. ओके, क्या लिखना है? 1 से लेके ओके मिलीनियम के बारे में लिखना है. फर्स्ट बिफोर कॉमन एरा के मिलीनियम मतलब पहला 1000 साल, पहला 1000 साल के बारे में लिखना है. तो हम लोग कैसे लिखेंगे पता है? तो पहला 1000 साल के बारे में लिखेंगे तो पहला क्या आएगा? 1000, और उसके बाद आएगा 999, 998, ऐसे 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 करते क्या हो जाता है? वो 1 पे आएगा. समझ रहे हो? मीन्स ये क्या जा रहे हैं हम लोग? उल्टा जा रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं. तो जब हम लोग बिफोर कॉमन एरा की बात करते हैं तो हम लोग उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. किस में लिखेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर. तो जब मैंने फर्स्ट मिलेनियम की बात की, फर्स्ट मिलेनियम मतलब 1000 साल बिफोर कॉमन एरा का, तो 1000 से लेके 1 BCE और BC. और जब हम लोग कॉमन एरा की बात करेंगे मतलब जब क्राइस्ट थे, चालू हुआ था, तो हम लोग 1 to 1000 लिखेंगे. वो भी कैसे? CE और AD, that is Anno Domini, time in which our Lord was there. Okay, तो ये क्लियर हुआ. ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में जाता है और ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है. ओके, स्टार्ट टू एंड, एंड टू स्टार्ट. समझा? क्लियर? पक्का? एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल let us look at some examples of this method of indicating time. ये मेथड से हम लोग टाइम को कैसे बता सकते हैं, कैसे इंडिकेट करते हैं. बिफोर द कॉमन और क्रिश्चियन एरा, द लाइफ टाइम ऑफ वर्धमान महावीर इज रिटन एज 599 BC to 527 BC. The lifetime of Gautam Buddha is written as 563 BC, 483 BC. मैं बताती हूँ. ये हम लोग कौन से मेथड से टाइम को लिख रहे हैं? बिफोर कॉमन एरा और बिफोर क्रिश्चियन एरा. ओके, सो यहाँ पे 2 जन के बारे में बोला है. एक है वर्धमान महावीर. ओके, अब हम लोग को इनके बारे में लिखना है कि ये कब बॉर्न हुए
और कब इनकी डेथ हुई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 599 BC to 527 BC। ओके, तो मतलब 599 में ये बॉर्न हुए हैं और 527 में इनकी डेथ हुई है। तो समझ रहे हो कि कैसे ये 599 क्या हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये मेथड है रिवर्स मेथड। कौन सा? उल्टा मेथड। कॉमन एरा का उल्टा मेथड इज नोन एज बिफोर कॉमन एरा। ये एक एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल ये है गौतम बुद्धा के बारे में। किसके बारे में? गौतम बुद्धा के बारे में। तो ये है 563 एंड 483। ओके, तो देख रहे हो 563 BC में ये बॉर्न हुए थे और 483 BC में ये इनकी डेथ हुई थी। और इस तरीके के इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? बिफोर कॉमन एरा और बिफोर क्राइस्ट। क्लियर हुआ? तो अभी हम लोग एक न्यू टॉपिक करने वाले इस चैप्टर में, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम। मतलब कि हम लोग किस तरीके से टाइम को मापेंगे। मेजरमेंट इज मापना, ओके। और कौन से मेथड से हम लोग टाइम को मेजर कर सकते हैं, ये बारे में हम लोग जानेंगे, ओके। सो टेक्स्ट बुक निकाल लेना है और साथ में देखना है। सो टू मेजर टाइम इज टू मेजर द लेंथ ऑफ टाइम। मतलब टाइम को मेजर करने के लिए हम लोग को लेंथ ऑफ टाइम को मेजर करना है। किसको मेजर करना है? लेंथ ऑफ टाइम। मतलब लेंथ मतलब कितना, कितना टाइम है। तो जब हम लोग बोलते हैं कि चलो टाइम को मेजर करते हैं, तो इसका मतलब है हम लोग ये मेजर कर रहे हैं कि कितना टाइम है। समझा? नेक्स्ट थिंग इज वी नो सम ऑफ द यूनिट्स। कुछ यूनिट्स हमें पता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन मेजर टाइम। तो वो यूनिट्स कौन सी हैं? देखो, सो दीज आर द यूनिट्स। यूनिट्स मतलब क्या होता है? यूनिट्स मतलब होता है जो कि पहले से ही डिसाइडेड हो कि इसको हम लोग ये बोलेंगे। सो इट इज अ स्टैंडर्ड amount of physical quantity। तो जब हम लोग बोलते हैं कि टाइम को मेजर करने के लिए हम लोग के पास यूनिट्स है, तो मतलब वो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब फिक्स्ड है और बोलते हैं वो डिसाइडेड है, ओके। अमाउंट, अमाउंट मतलब कितना, अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और इस चीज को हम लोग यूनिट्स बोलते हैं। तो कौन से यूनिट्स हैं हम लोग के पास? तो पहला जो है हम लोग के पास है सेकेंड्स। क्या है? सेकेंड्स। दूसरा क्या है? मिनट्स, है कि नहीं? तीसरा है हम लोग के पास आवर्स, जिसको हम लोग घंटा बोलते हैं, ओके। फिर हम लोग के पास आता है वीक, जिसमें हम लोग के 7 डेज होते हैं। और मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी, ओके। मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्टनाइट। तो फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है? याद आया कि हम लोग ने किया था? फोर्टनाइट का मतलब होता है, फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 वीक्स। जब 2 हफ्ते साथ में मिलते हैं तो उसको हम लोग फोर्टनाइट कहते हैं। फोर्टनाइट के बाद हम लोग का आता है मंथ।
क्या आता है, मंथ, ओके, मतलब महीना। और फिर हम लोग का आता है years, years है एक साल, ओके। नेक्स्ट हम लोग का आता है मिलेनियम। इसका मतलब मैंने आप लोगों को बताया था। तो मिलेनियम का मतलब ये होता है 1000 ईयर, 1000 साल को हम लोग मिलेनियम कहते हैं। तो 1000 साल को हम लोग मिलेनियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, मिलेनियम। तो ये सारे क्या हैं, यूनिट्स हैं। टाइम को मेजर करने के लिए यूनिट्स हैं। हम लोग हर एक टाइम को किसमें डिवाइड करे हुए हैं, अलग अलग नाम दिया गया है, ओके। और देखो, अ सेकेंड इज स्मॉलेस्ट यूनिट अमंग ऑल दीज। इन सब में से सेकेंड क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ओके। देर आर वेरियस मेथड्स ऑफ स्टडिंग टाइम। बहुत ही अलग अलग क्या है, मेथड्स है। वेरियस मतलब अलग अलग मेथड्स है टाइम को पढ़ने के लिए। उसमें से हम लोग जो मेथड यूज करते हैं, दैट मेथड इज नोन एज कॉमन और क्रिश्चियन एरा इज द मोस्ट वाइडली यूज। ये मेथड जो है हम लोग बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। वी जनरली इंडिकेट अ पर्टिकुलर डे बाय राइटिंग अ डेट। हम लोग अगर कभी भी बताना चाहें कि मैंने आज के दिन कुछ काम किया है, ठीक है, या आज के दिन मेरा बर्थडे है, तो हम लोग क्या कैसे बताएंगे, डेट से बताते हैं। हम डेट लिखते हैं अपनी बुक्स में, जैसे कि, तो डेट लिखने का भी क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है। तारीख लिखने का भी क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है। और उस फॉर्मेट में जो हम लोग यूज करते हैं, किस तरीके से लिखना है, वो कौन सा मेथड है, क्रिश्चियन एरा मेथड, ओके। सो देखते हैं कि कौन से मेथड से हम लोग लिखते हैं, कौन से तरीके से टाइम लिखते हैं। द डेट कंसिस्ट ऑफ सीरियल नंबर ऑफ दैट डे। डेट में क्या आएगा, सीरियल नंबर ऑफ दैट डे, मतलब उस दिन का दिन, कौन सा डे था, वो कौन सा डे था, ओके। फॉलोड बाय नेम और सीरियल नंबर। तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, एक सीरियल नंबर लिखते हैं, या तो फिर कौन सा करंट मंथ है, ठीक है, एंड देन सीरियल नंबर ऑफ करंट ईयर। क्या बोला था कि जब हमें डेट लिखना है तो उसका क्या है, एक पर्टिकुलर मेथड है। सो हाउ वी इंडिकेट, हम कैसे बताते हैं। इंडिकेट मतलब होता है बताना। आपको हर एक वर्ड का मीनिंग भी लिखना चाहिए, तो आपको वो अच्छे से समझ में आएगा, ओके। सो डेट लिखने के लिए पहले हमें क्या लिखना है, डे, वो कौन सा दिन था। तो फॉर एग्जाम्पल हम आज का लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 3। तो प्लस हम लोग ने क्या बोला था, करंट मंथ का हम लोग नेम लिखेंगे। करंट मतलब जो अभी चल रहा है, जिसको हम लोग प्रेजेंट भी बोलते हैं। तो करंट मंथ का हम नेम लिख सकते हैं, या तो फिर वो कौन सा महीना है। तो जैसे कि जैन फेब, तो कौन सा महीना है, सेकेंड महीना है, तो 02 आएगा। या तो हम सीरियल नंबर लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हम लोग का आएगा करंट ईयर, तो कौन सा साल चल रहा है, 2021। तो ये है हमारा मेथड फॉर राइटिंग डेट। समझ में आया। ये तो हम लोग बहुत बचपन से लिखते आ रहे हैं, तो ये बहुत इजी था। बट इसमें ऐसा लिखा हुआ है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि अरे क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए मैंने आपको इजी वे में बता दिया है कि पहले आएगा हमारा डे, सेकेंड आएगा हमारा करंट मंथ, और थर्ड आएगा हमारा करंट ईयर, ओके। देर आर अदर मेथड्स टू। वी हैव सीन दैट क्रिश्चियन एरा बिगेन इन मेमोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैंने आपको बताया था कि क्रिश्चियन एरा जो है, जो क्रिश्चियन पीरियड है जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कब चालू हुआ, इन अ मेमोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसके लिए पहले वाले जो क्रिश्चियन एरा के जो पहले है उसको हम लोग बिफोर क्रिश्चियन एरा बोलते हैं, और जो बाद में आता है हम लोग उसको क्रिश्चियन एरा बोलते हैं, ओके। सो इट इज एन एज ओल्ड कस्टम टू स्टार्ट अ न्यू एरा टू कॉमेमोरेट अ स्पेशल इवेंट।
इसका मतलब ये होता है कि ये एज ओल्ड मतलब पहले से ही चला आ रहा कस्टम है, प्रथा है कि कोई भी न्यू एरा बोलते ना, कोई भी नया पीरियड, कोई भी नई शुरुआत हम करते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, कॉमन मेमोरेट मतलब सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। कॉमन मेमोरेट मतलब होता है सेलिब्रेट करना। करते हैं कि नहीं? क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग उसको बता सके कि ये क्या है, एक स्पेशल इवेंट है, मतलब ऐसा वैसा कोई दिन नहीं है, ये एक बहुत ही खास दिन है हमारे लिए। तो यहाँ पे हम लोग को हिस्टोरिकल एग्जाम्पल दिया है, मतलब हिस्ट्री के बेस पे एक एग्जाम्पल दिया है। तो शिवाजी महाराज के ऊपर ये एग्जाम्पल है। द कोरोनेशन ऑफ ग्रेट किंग, we know that Chhatrapati Shivaji had started a new era or Shaka known as Raj Abhishek Shaka in 1674 AD to commemorate his coronation. Coronation जो ये वर्ड है CORONATION, कोई नया राजा बनता है तो उसका राज्य अभिषेक किया जाता है, मतलब कि उसको लोगों को बताया जाता है कि आज से हमारे राजा ये हैं, और उस सेरेमनी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोनेशन। क्या बोलते हैं? कोरोनेशन। तो ये एक स्पेशल इवेंट हुआ, एक खास दिन हुआ है कि नहीं? तो ये ऐसे खास दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और यहाँ से ही क्या चालू होता है, न्यू एरा, एक नई शुरुआत चालू होती है। शिवाजी महाराज का भी क्या चलने लगेगा, राज चलेगा। ओके, ऐसे ही आपको और भी 3-4 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है हिस्टोरिकल पीरियड्स। तो हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये हिस्टोरिकल पीरियड्स जब हम लोग बोलते हैं तो जो चीजें हो गई हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली इधर पे बुक निकालना है, स्टार्ट करना है रीडिंग। We learnt in the first lesson that history is a science. History क्या है? Science है। That tells us about past event, जो हम लोग को past events के बारे में बताता है, मतलब जो चीज हो गई है। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी फर्स्ट चैप्टर में। ओके, नेक्स्ट थिंग इज we also learned that every bygone moment makes us history. मतलब bygone मतलब जो चीज चली गई है वो हर एक चीज हिस्ट्री बनाती है। यही बात थी ना कि जो पास्ट में चीजें होती हैं वही हिस्ट्री होती है। तो जो चीज चली गई है जिसको हम लोग बायगॉन बोलते हैं वो क्या बनाती है, हिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट थिंग इज द पास्ट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिस्ट्री। इन अ ब्रॉड सेंस द पीरियड ऑफ हिस्ट्री goes back to the time of birth of our solar system. अभी इन लोग बोल रहे अगर ऐसा देखा जाए तो जितनी भी चीजें हुई हैं, अभी तक जो भी हुआ है, जितना भी टाइम हुआ है वो सारा हिस्ट्री है। तो वही वो लोग बोलना चाहते हैं कि बर्थ ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कब से था, 4.5 बिलियन ईयर्स। मतलब कितना पुराना, कितना साल हो गया होगा। तो हम लोग को फिर देखते हैं, आवर सोलर सिस्टम केम इनटू बीइंग अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ओके, आवर अर्थ इज अ प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। ये हम लोग को पता है कि हमारा जो अर्थ है वो प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, एक पार्ट है सोलर सिस्टम का। तो इसका मतलब जब सोलर सिस्टम आया होगा तभी हमारा अर्थ भी एग्जिस्ट किया होगा, है कि नहीं? तो मतलब दोनों के क्या हैं, सेम ईयर्स हैं, दोनों के उतने ही साल हुए। जितना साल सोलर सिस्टम को आए हुए हुआ है उतना ही साल अर्थ को भी हुआ है। ओके, सो इट इज प्रिज्यूम दैट अर्थ वॉज ऑल्सो फॉर्म्ड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। प्रिज्यूम्ड मतलब लोगों ने सोचा कि ऐसा हो सकता है। द स्पैन ऑफ 4.5 billion years since the earth formation is a vast period of time. जब हम लोग बोलते हैं स्पैन मतलब क्या है, टाइम पीरियड, कितना टाइम। ओके, तो अगर इतने टाइम की बात कर रहे, इतना पुराना, तो कितना वास्ट पीरियड है। वास्ट मतलब बहुत ही
बड़ा, बहुत ही लेंथी पीरियड है। ओके, इट इज नॉट इजी टू ग्रैप्स दिस एंटायर पीरियड ऑल एट वंस। तो ये इजी है कि हम लोग इतने सालों की चीजों को एक ही बार में पढ़ लें, नहीं पॉसिबल है। हम लोग 10 साल का इंफॉर्मेशन निकालने जाते हैं, जानकारी निकालने जाते हैं, तो कितना टाइम लग जाता है। तो सोचो 4.5 बिलियन ईयर्स का अगर हम लोग को सारा चीज निकालना है, इंफॉर्मेशन निकालना है, तो इजी है नहीं। और हम लोग ने ये भी चीज देखी थी कि हिस्ट्री में हम लोग सारी पुरानी चीजों को रिक्रिएट नहीं कर सकते, मतलब वापस नहीं बना सकते हैं, तो और भी डिफिकल्ट हो जाता है ना वो पुरानी चीजों को वापस पढ़ना। तो इसी के लिए इन लोगों ने क्या किया है, इतने बड़े टाइम को डिवाइड कर दिया है। क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। जैसे हम बोलते हैं कि आपको बड़ी स्पेलिंग याद नहीं होती तो चंक्स बनाओ, मतलब ब्रेक कर करके पढ़ो, बोलते हैं कि नहीं। तो सेम तरीके से अगर इतना बड़ा टाइम है तो हम लोग उसको ब्रेक कर करके पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। सो दैट्स व्हाई therefore the time in history is divided into 2 main periods। 2 मेन पीरियड्स में डिवाइड हो गया था। तो देखते हैं वो 2 मेन पीरियड कौन से हैं। सो 2 मेन पीरियड हमारे हैं, एक है हमारा प्री हिस्टोरिक और दूसरा है हमारा हिस्टोरिक। ओके, तो ये 2 पीरियड है। ओके, जब हम लोग बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, तो हिस्टोरिक पीरियड मतलब प्री मतलब क्या होता है, पहले। प्री मतलब क्या होता है, पहले। तो मतलब हिस्टोरिक पीरियड के पहले जो पीरियड है उसको प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। तो ये टाइम पे क्या हुआ था कि हम लोग को नॉलेज नहीं थी कि हम लोग पुरानी चीजों को भी पढ़ सकते हैं, और हम लोग को मेथड्स भी नहीं पता थे, और हमें ये भी नहीं पता था कि अगर हम लोग पुरानी चीजों को पढ़ते हैं तो हमारे फ्यूचर के लिए वो कितना अच्छा होगा। तो हमें इसकी कोई भी नॉलेज नहीं थी। ओके, तो देखते हैं। प्री हिस्टोरिक सिंपली मीन्स बिफोर हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री के पहले। द प्री हिस्टोरिक पीरियड इज अ पीरियड फॉर विच no written records are available by which to write its history। इस टाइम पे कोई भी लिखी हुई चीजें नहीं थी। हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर में, जिसमें मैंने 3 सोर्सेज के बारे में बताया था। 3 तरीके से हम लोग हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, रिटन, ओरल और मटेरियल। तो ये टाइम पे कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे, किसी ने बुक्स वगैरह नहीं लिखी, किसी ने कुछ लिखा नहीं जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि पहले लोग ऐसे थे, वो लोग ऐसे काम करते थे। तो ये टाइम पे कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे जिससे हम लोग हिस्ट्री नहीं लिख सकते। नो रिटन रिकॉर्ड्स, ठीक है। और ये टाइम पे अब हम देखते हैं, द हिस्टोरिक पीरियड इज अ पीरियड फॉर विच रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। और ये टाइम पे हमें समझ आ गया, लोग लिखने लगे, ठीक है, कि वो लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं। तो इधर पे हमें रिटन रिकॉर्ड्स मिलने, तो इसको बोलेंगे रिटन रिकॉर्ड्स वर अवेलेबल, मतलब रिटन रिकॉर्ड्स थे। तो अगर हमारे पास कोई चीज होगी जिससे हमें पता चले हमारी हिस्ट्री क्या है, तो हम लोग उसके ऊपर हिस्ट्री लिख सकते हैं। हम लोग और भी लोगों को, आगे वाले लोगों को बता सकते हैं कि पहले ये सारी चीजें हुई हैं। सो इन दिस पीरियड वी कैन राइट हिस्ट्री एंड इन दिस पीरियड वी कैन नॉट राइट हिस्ट्री, क्योंकि हमारे पास कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिससे हम लोग पता लगा सकें। और यहाँ पे हमारे पास चीजें हैं जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं और हिस्ट्री को लिख सकते हैं। ओके, सो जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर का लास्ट पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम एंड एस्टैब्लिशिंग एज। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम लोग साइंटिफिक मेथड से टाइम को तो कैसे मेजर करते हैं, प्लस
एस्टैब्लिशिंग एज एंड डेटिंग, ये एक नई चीज है जिसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं. ओके, सो वी आर एक्चुअली मेजरिंग टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट टुडेज डे. जब हम लोग बात करते हैं कि आज कौन सा दिन है, तो भी तो हम लोग टाइम मेजर कर रहे हैं, बता रहे हैं, माप रहे हैं. ओके, और द डे, वीक, मंथ, ये सब क्या है? ये सब टाइम के बारे में हम लोग बता रहे हैं, टाइम को मेजर कर रहे हैं. वी हैव सीन दैट देर आर वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम. बहुत ही अलग अलग मेथड्स है टाइम को मेजर करने के लिए, है कि नहीं? कभी हम फोर्टनाइट लिख सकते हैं, कभी हम 2 वीक्स लिख सकते हैं, और भी तरीके हैं जिससे हम लोग टाइम को मेजर करते हैं. लेकिन हमने अभी एक मेथड पढ़ा है जिसको हम लोग क्रिश्चियन एरा मेथड बोलते हैं. ओके, जो बहुत ही ज्यादा यूज होता है. These methods allow us to identify a particular day, month or year with respect to earlier or later day, month or year. इससे क्या पता चलता है? Identify. Identify मतलब क्या होता है? पता चलता है. क्या पता चलता है? A particular day. Particular मतलब फिक्स दिन. आज के दिन मैंने ये किया था, कल के दिन ऐसा हुआ था. सो हम लोग क्या है? फिक्स्ड है. वी आर पर्टिकुलर है, पता चलता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, इफ इट इज जून, अगर जून का महीना चल रहा है तो जो महीना चला गया है, द पास्ट मंथ क्या रहेगा? सोचिए, मई होगा. ओके, और जो महीना आने वाला है वो क्या होगा? जुलाई होगा. तो हम लोग बता सकते हैं. तो एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग टाइम को मेजर ही कर रहे हैं. सो वापस मैं रीड कर रही हूं. इफ इट इज जून देन वी नो दैट अर्लियर मंथ वॉज मे. जो हो गया है वो मई था, एंड द नेक्स्ट वन विल बी जुलाई. जो आएगा वो क्या है? जुलाई का महीना रहेगा. इफ टुडे इज 10th, अगर आज 10 तारीख है ऑफ जून, देन वी कैन टेल दैट टुमारो इज 11th, है कि नहीं? एंड yesterday वॉज 9th ऑफ जून, और जो दिन चला गया वो 9 था, आज 10th है, आने वाला 11th होगा. बहुत बेसिक चीज है. Thus, when we measure time, we actually measure its length. यही हमने पढ़ा था. जब हम टाइम मेजर करते हैं तब हम एक्चुअली में क्या पढ़ते हैं? टाइम का लेंथ, कितना टाइम. ओके, नेक्स्ट इज द इवेंट्स बिफोर द बिगनिंग ऑफ कॉमन एरा are mentioned as having occurred before the common era. है कि नहीं? जो भी घटना क्रिश्चियन एरा के पहले हुई है, बिफोर द क्रिश्चियन एरा, आर मेंशन. कैसे मेंशन करते हैं, कैसे लिखते हैं हम? बिफोर मतलब ये सारी इवेंट्स पहले हो गई है, तो हम लोग उसको कैसे लिखते हैं? शॉर्ट फॉर्म क्या है? BCE मीन्स बिफोर क्रिश्चियन एरा और बिफोर कॉमन एरा. याद आया? तो यही वो लोग बोल रहे हैं. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ दीज इवेंट्स कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ एविडेंस बरीड अंडर द ग्राउंड. लेकिन ये पीरियड के बारे में हम लोग को अगर इंफॉर्मेशन निकालनी है तो सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि ये टाइम पे कोई भी रिटन रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है जिससे हम लोग हिस्ट्री को लिख सके. तो अगर हमें ये एरा के बारे में, ये टाइम के बारे में पढ़ना है जो बिफोर क्रिश्चियन एरा है, तो सिर्फ एक तरीका है. वो तरीका है कि जो भी सामान बरीड है, बरीड मतलब दफन है, जमीन के अंदर गाड़ा हुआ है. ओके, तो अगर वो सारी चीजें हमें मिल जाती है तो हम लोग उस चीजों से पता लगा सकते हैं कि वो कौन से टाइम का है. ओके, तो बरीड का मतलब होता है जो जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है. और एविडेंस का मतलब मैंने बताया था, एविडेंस मतलब होता है प्रूफ. ओके, दिस एविडेंस इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ मैन मेड आर्टिफैक्ट्स एंड फॉलन स्ट्रक्चर्स. और जो एविडेंस हम लोग को मिलते हैं वो किस में होंगे? एक तो टूटा फूटा रहेगा, ऑफकोर्स टूटा फूटा रहेगा, क्योंकि वो जमीन के अंदर है और कितने सालों से है. जब हम लोग BCE की बात करते हैं, सो ये 1000 years बहुत पुरानी बात है. तो जो भी हम लोग को चीज मिलेगी, आर्टिफैक्ट्स जैसे पॉट हुआ,
ओके ये सारी चीजें हम लोग को कैसे मिलेगी, टूटे फॉर्म में मिलेगी, एकदम ब्रोकन। ओके एंड फॉलन स्ट्रक्चर्स, गिरे हुए स्ट्रक्चर्स, मतलब बिल्डिंग था वहां पे तो वो बिल्डिंग गिर गया, फिर उसके ऊपर लोग क्या करेंगे, और भी दूसरी दूसरी बिल्डिंग्स बनती हैं। तो जब हम लोग खोदते हैं, पता करते हैं, तब जाके हम लोग को पता चलता है कि इस बिल्डिंग के पहले इसके नीचे भी कुछ था। ओके देन देर आर विद द हेल्प ऑफ दीज रिमेन्स जो बचे कुचे चीजें जमीन के अंदर गाड़ के रखी हुई है, we can determine the time of event that took place thousands of years ago। और वो सारी चीजों से, वो सारी रिमेन से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि ये सब चीजें, ये सब इवेंट्स कब हुआ है। There are many layers of soil deposited one above the other under the surface of ground। जैसे कि मैंने बोला कि एक लेयर है, मतलब एक लेयर है जमीन का, वहां पे एक बिल्डिंग है या तो कोई स्ट्रक्चर है, ओके घर है, कुछ भी है, कोई भी स्ट्रक्चर है, वो गिर जाता है तो एक दूसरा लेयर बन जाता है, फिर उसके ऊपर कोई घर बनाता है, फिर वो भी गिर जाता है, फिर तीसरा, ऐसे क्या बनते जाते हैं, लेयर बनता जाता है। तो ये जो लेयर होता है, the period of these layers and of the remains found in them cannot be stated definitely in terms of dates। मतलब डेफिनेटली बोल सके कि नहीं ये इतना का इतना ही है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल ये एक लेयर है, ओके ये एक लेयर है, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि ये लेयर को दबे हुए 100 years हो गया है या 100 years पहले का ये लेयर है, ऐसा मैं नहीं बोल सकती। क्योंकि जब हम लोग ये पढ़ाई करते हैं, इस चीज की स्टडी करते हैं, तो हम लोग अप्रोक्सीमेट बताते हैं, मतलब जो फिक्स्ड नहीं होता है। हाउएवर अ रफ एस्टिमेट, रफ मतलब जो फिक्स नहीं होता है, और एस्टिमेट बोले तो हम लोग सोचते हैं कि इतना साल पुराना होगा। हाउ मेनी ईयर्स अगो दे एग्जिस्टेड कैन सर्टेनली बी मेड बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड। और ये जो मेथड है जिससे हम लोग जान सकते हैं, उस मेथड का नाम है कार्बन, क्या नाम है, कार्बन 14। और ऐसे ही और भी मेथड्स हैं जिससे हम लोग जान सकते हैं, जैसे ट्री रिंग एनालिसिस एक्सेट्रा। दीज मेथड्स आर नोन एज डेटिंग टेक्निक्स। और ये ही मेथड को हम लोग डेटिंग टेक्निक्स कहते हैं, जिससे हम लोग बहुत ही पुरानी चीज, जो जमीन में दबी हुई चीज है, उसके ईयर के बारे में जान सकते हैं। लेकिन दिमाग में एक चीज याद रखनी है कि हम लोग फिक्स्ड डेट नहीं बताते हैं, जैसे 10 तारीख नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग भी श्योर नहीं होते हैं। तो हम लोग रफ एस्टिमेट बताते हैं, रफ फिगर बताते हैं कि इतना हो सकता है। ओके बाय यूजिंग दीज टेक्निक्स वी लर्न हाउ ओल्ड द लेयर ऑफ सॉइल एंड रिमेन्स फाउंड इन देम। है कि नहीं, अगर हम लोग ये टेक्निक यूज करें तो हम लोग ये बता सकते हैं हाउ ओल्ड द लेयर इज, वो जो लेयर है जमीन का वो कितना पुराना है, और जो रिमेन्स हम लोग को मिली हैं, जो भी मटेरियल्स जमीन से मिला है, वो भी कितना पुराना है। देन वी कैन डिटरमाइन देयर पीरियड अप्रोक्सीमेटली। जो चीज मैंने बताई थी अप्रोक्सीमेटली, मतलब फिक्स्ड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इफ एन earthen pot is estimated to be 5000 years old, अगर हम लोग को एक पॉट मिलता है, क्या मिलता है, पॉट, और इसका हम लोग ने, सॉरी आई एम बैड एट ड्रॉइंग, तो पॉट मिलता है और हम लोग बोलते हैं कि इसका एस्टिमेट लगाया गया, प्रेडिक्ट किया गया, सोचा गया है कि ये हो सकता है कुछ 500 years old. Okay, we can say that earthen pot dates back roughly to 3000 BC. Then we can conclude that the period of the culture to which the pot belongs must be around 3000 BC. फिर इस प्रेडिक्शन से हम लोग ये भी बोल सकते हैं जब ये पॉट था उस टाइम का पीरियड 3000 BC, मतलब वो कल्चर, वो टाइम 3000 BC में था। सो वी आर डन विथ दिस चैप्टर।
Tell me in the comments, did you like it or not?